इंश्योरेंस का जन्म हुआ कहाँ से? देखिए, इंश्योरेंस का जो जन्म हुआ है ना अभिषेक जी, वो हुआ है कॉन्सेप्ट से। इट इज बेसिकली 100 पीपल हु आर पेइंग प्रीमियम्स, पीपल हु लैंड अप इन प्रॉब्लम, उनको वो क्लेम मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है, कार का इंश्योरेंस लेता है, तो वही आदमी लेकर आएगा जिसके पास पैसा है, अमीर है। तो गरीबों के लिए तो बना नहीं है। जिसके पास में रिस्क की समझ है एंड अफोर्डेबिलिटी है, उनके लिए इंश्योरेंस बना है। बट साथ साथ में गवर्नमेंट के भी इतने बड़े बड़े मिशन चले हैं, जैसे अभी आप PMJJBY देखें, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना। करीब करीब 18 करोड़ लोगों के पास 400 रुपए में 4 लाख रुपए का बीमा है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा कौन से स्कैम होते हैं सर जो वास्तव में लोगों को आज नहीं पता है और कोई बताना भी नहीं चाहता है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ना सबसे बड़ा स्कैम ये है कि जिनको क्लेम मिलते हैं उनकी आवाजें बाहर नहीं आती। 95% लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम 30 दिन के अंदर सेटल होते हैं। ये इंडस्ट्री का स्टार्ट है। 30 डेज में सेटल? 30 डेज के अंदर में सेटल होते हैं। किसने चर्चा करी है इसके बारे में? कोई नहीं करता है। 7 अजूबे तो पता है सबको दुनिया में। 8वां अजूबा बताया गया कंपाउंडिंग, और मेरे हिसाब से 9th अजूबा, 9th वंडर। तो ओ माय गॉड वाला भी इंसिडेंट बता दो ना, कि वो गॉड एक्ट वाला, प्राकृतिक आपदा आ गई। एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड वाला भी सही बात है या नहीं है वो? सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हर एक फाउंडर का सपना होता है और सारे फाउंडर्स हमारे इस पॉडकास्ट में आते हैं। आज का पॉडकास्ट है ना, बहुत गजब करेंगे अपन। और क्यों गजब करेंगे? क्योंकि ये हर आदमी की ज़िंदगी से रिलेटेबल पॉडकास्ट है। जी। इंश्योरेंस लेगा तो भी फंसता है और नहीं लेगा तो भी फंसता है। आज इस दुविधा को अपन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आपके 15 सालों के एक्सपीरियंस से आपकी कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस वास्तव में एक स्कैम है या वास्तव में किसी आदमी को लेना चाहिए। तो सौरभ जी, शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट है इंश्योरेंस के लिए, मेरा को बताया, क्योंकि मैंने भी बहुत काम किया इंश्योरेंस में। तो ये कॉन्वर्सेशन एक ऐसा हो जाएगा कि लोगों की आई ओपनिंग हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो ना बताइए सबसे पहले सौरभ जी की सबसे पहले इस पॉडकास्ट में कि इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर हैविंग मी हियर। इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि जब शायद दुनिया में कोई नहीं होता है, उस समय अगर कोई होता है और अगर इंश्योरेंस है तो वो ज़रूर होता है। इंश्योरेंस इज नॉट मेड फॉर द गुड टाइम्स, बट द ओनली थिंग विच इज मेड फॉर व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इज इंश्योरेंस। सो सवाल का जवाब यही है कि क्या सबके पास होना चाहिए? क्या समय सबका एक जैसा रहता है? नहीं। सो इंश्योरेंस इज अ मस्ट। मतलब कंपलसरी थिंग हो गई है। अच्छा, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं? पहले अपन बात करते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, आप ही बताओगे हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस, तो मतलब कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं और सारे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है सारे लेने की। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ के अंदर में भी एक टर्म इंश्योरेंस होता है जो कि प्योर डेथ रिलेटेड इंश्योरेंस कवर देता है। देर आर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंसेस, देर आर गारंटीड इंश्योरेंसेस। सो ये हो गए सारे लाइफ इंश्योरेंस में। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ कुछ अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, जो कि वैसे भी सबको पता है, सब लेते हैं अधिकतर करके। इसके अलावा छोटे 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 और इंश्योरेंसेस होते हैं, एक्सीडेंट, हॉस्पी कैश, एम्बेडेड, ट्रैवल। सो इंश्योरेंस बेसिकली आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हर चीज़ जहाँ पर एक रिस्क दिखती है वहाँ पर इंश्योरेंस अगर नहीं है तो आ जाएगा समय के साथ में, बट दैट्स द जॉब ऑफ इंश्योरेंस। हाँ, तो इंश्योरेंस का जन्म हुआ कहाँ से? मतलब सबसे पहले अगर अपन हिस्ट्री की बात करें तो इंश्योरेंस कौन लेके आया इंडस्ट्री के अंदर? क्या ये सिर्फ पैसा बचाने की स्कीम से था, पैसा को अलग दिशा में ले जाने की स्कीम पे था, या वास्तव में लोगों की हेल्प करने के लिए इंश्योरेंस बनाया गया था? देखिए, इंश्योरेंस का जो जन्म हुआ है ना अभिषेक जी, वो हुआ है पूलिंग के कॉन्सेप्ट से। और मैं आपको थोड़ा सा इसको एक अलग ढंग से बताता हूँ। तिरुपति बालाजी, ठीक है, तिरुपति बालाजी में शायद चढ़ावा दुनिया में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसी सोच है, ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे मन्नतें भी शायद सबसे ज़्यादा पूरी होती हैं। राइट। तो क्या हुआ, पूलिंग हुआ, और उस पूलिंग से मतलब 100 लोग गए मन्नत मांगने, तो क्या 100 के 100 की मन्नत पूरी हो गई? नहीं भी होगी। शायद नहीं, है ना। बट अधिकतर लोगों की हो गई। तो जो जिनकी हो गई उनकी बात आगे गई और उससे और लोग आए और चढ़ावा आया। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, राइट? इट इज बेसिकली 100 पीपल हु आर पेइंग प्रीमियम्स, पीपल हु लैंड अप इन प्रॉब्लम, जिनको परेशानी होती है उनको वो क्लेम मिलते हैं। दिस इज
This is how insurance is started. So it's pooling of interest, pooling of risks, वहां से चालू हुआ. बट धीरे धीरे लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट मानना चालू कर दिया कि अच्छा इनमें इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट ए रिस्क प्रोटेक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा क्यों दिशा में चला गया, ये किसी एजेंट के थ्रू गया, कंपनीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? देखिए, 7 अजूबे तो पता है सबको दुनिया में, ठीक है. 8वां अजूबा बताया गया कंपाउंडिंग, और मेरे हिसाब से 9th अजूबा, 9th वंडर इज गारंटी. गारंटी आजकल सब प्रोडक्ट्स में है। हाँ, तो जहां पर भी शब्द आ जाता है गारंटी का, वहां पर एवरीथिंग बिकम्स सेकंड. अगर इंडिया को देखें ना, तो इंडिया में जो इंश्योरेंस चालू हुआ है मोटे तौर पे करीब 1956-1960 के आसपास में चालू हुआ इंश्योरेंस इंडिया में. कब से लेकर के आप देखेंगे कि 2005 से लेकर 2010 के बीच तक लगभग इंडिया वाज अ डोमिनेंटली अ सेविंग्स इकोनॉमी. हर घर में सेविंग सेविंग सेविंग, कितना सेव किया, ये चलता था. मतलब इंडिया करीब करीब आप समझिए वो 40 से 50 साल तक रोटी कपड़ा और मकान की कंट्री थी. हर घर में यही चर्चे होते थे. तो जो इंश्योरेंस जो एक गारंटीड प्रोडक्ट के रूप में बड़ा हुआ है, वो उस समय की जरूरत थी. ऐसा नहीं है कि किसी ने मिससेल किया. प्रॉब्लम जो हुई है ना, अगर हम हाइंडसाइट पे यानी कि आज खड़े होकर पीछे देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये क्या किया, इतना प्रीमियम ऐसे ही दे दिया. वो सोच भी सही है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब आपको कोई अगर बोलता है कि आप 10 से 15 साल तक प्रीमियम दें, मान लीजिए 1000 रुपया दे रहे हैं 10 से 15 साल तक, और 15वें या 20 साल में आपको 25 से 30 हजार रुपये मिल रहे हैं, तो उस समय 25 से 30 गुना 20 गुना जब पैसा मिलता था, तो वो सोच में लगता था अरे वाह. और एक सोच शुरू कहाँ से होती थी कि यार छोटी सेविंग्स कर रहे हैं ना, सेविंग्स तो वैसे भी करनी होती है, तो चलो सेविंग्स करते हैं, 10 साल तक छोटी छोटी सेविंग करेंगे, 15वें साल 20वें साल में बड़ा पैसा मिलेगा. प्रॉब्लम ये हुई कि 15वें साल में जब प्रेजेंट वैल्यू में आए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी में आए, तो उस समय जाके देखा ये तो कुछ पैसा ही नहीं है. सेम ही हुआ, सेम ही हो गया. इन्फ्लेशन इतना भारी बढ़ रहा है। एग्जैक्टली. तो फिर वो सोच उस समय हुई, क्योंकि जब डिसीजन लिया था उस समय ग्रोथ क्या होगी इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन क्या होगा, ये इसका एहसास नहीं था. बट व्हाट विल ऑलवेज स्टक बाय द फैक्ट दैट इट हैज नॉट गॉन रॉन्ग. इंश्योरेंस ने हमेशा सबकी मदद करी है. अब वो देखिए, 80-20 का रूल है हर चीज में. तो गलत बोल करके भी बेचा गया है, बहुत बड़े स्तर पे बेचा गया है, और मतलब कहीं ना कहीं इसको गलत एसेस भी कर लिया गया है, या हाइंडसाइट पे इसको एसेस किया गया है. अच्छा ये बताओ कि पॉलिसी जो है मतलब इंश्योरेंस वाली, अगर आपको कोई भी लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस लेता है, Yeah. कार का इंश्योरेंस लेता है, तो वही आदमी लेगा पाएगा जिसके पास पैसा है, अमीर है। करेक्ट. तो गरीबों के लिए तो बना नहीं है। इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन, राइट. एक रिस्क का एहसास अभिषेक जी तब जाके होता है जब कुछ खोने का डर होता है, या कहीं ना कहीं कुछ खोने के लिए होता है. इंश्योरेंस पाने के लिए बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है. जो लॉस होता है उसको बचाने के लिए प्रोडक्ट है ये, राइट. आपकी बात सही है कि ये है एक बहुत बड़ा सवाल कि गरीबों के लिए क्या इंश्योरेंस बनाया जाए. अगर आप इसको प्राइवेट या पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी की नज़र से देखेंगे, तो जो आप कह रहे हो एकदम सही है कि शायद जिसके पास में रिस्क की समझ है, जिसके पास में उस रिस्क को लेके चिंता है एंड अफोर्डेबिलिटी है, उनके लिए इंश्योरेंस बना है. बट साथ साथ में एक गवर्नमेंट के भी इतने बड़े बड़े मिशन चले हैं, जैसे अभी आप PMJJBY देखें, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना. करीब करीब 18 करोड़ लोगों के पास 400 रुपए में करीब करीब 4 लाख रुपए का बीमा है. आयुष्मान भारत पिछले साल पिछले हाँ पिछले साल करीब करीब 84,000 करोड़ के उसने क्लेम बांटे हैं. फ्री इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए तक का सबके लिए इंश्योरेंस है. तो कहीं ना कहीं इंडिया इंडिया उस स्तर से गुजर रही है जहां से कि इंश्योरेंस के फोल्ड में सब लोग आएंगे. अभी जो आप कह रहे हैं वो सवाल एकदम सही है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन एवरीबडी हैज अ सॉल्यूशन टू पिक अप फ्रॉम द बकेट ऑफ इंश्योरेंस. जैसे माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये वाला इंश्योरेंस दे देती है, वो एक नंबर का धोखा है या फिर एक्चुअली वो बेनिफिट दे रही है? अब मैं इस वाले मुद्दे पे ही बात करूंगा आपसे
कि जो गरीबी वाला मुद्दा है, मेरा एक कुक है, अब इससे पूछेंगे अपने सवाल आज कि इसने हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या लाइफ इंश्योरेंस लिया है नहीं लिया है, इस सवाल के बाद। बिल्कुल ज़रूर पूछना चाहिए। मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल दूंगा उसी में। तो ये जो देखिए, मेरा सोचना है कि ये जो 10 रुपये 20 रुपये वाले इंश्योरेंस हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, दे आर नॉट इंश्योरेंस, राइट। सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये इंडस्ट्री जो है एम्बेडेड इंश्योरेंस, ये काफ़ी बड़ी हो रही है, क्योंकि इंश्योरेंस में जितना अगर दिमाग लगाने वाले या असेसमेंट वाली चीज़ से आप दूर रखो, इंसान तो ले लेता है। 5 से 10 रुपये वाला ऐसा एहसास दिलाता है कि फ्री है, बट फ्री की चीज़ में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो सच तो यही है कि इसमें बेनिफिट्स बहुत कम है या बहुत ज़्यादा कंडीशंस के साथ में है, राइट। इफ़ यू आस्क मी, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। व्हाट माइट मेक सेंस, अभिषेक जी, इज़ द फैक्ट दैट अगर एक्सपीरियंस में एकदम ऑनेस्टी लेकर के आए, आप चार्ज कीजिए 5 रुपये 10 रुपये, बट बता दीजिए ईमानदारी से क्या मिलेगा। अगर फ्लाइट डिले का इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, तो ये मत बोलिए कि 6 घंटे से ज़्यादा डिले होती तो देंगे, बट यही है, राइट। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है, मेरा मानना है, इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस सोल्यूशंस को शार्प बनाने की। कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरत है कि इंटरमीडियरीज इस तरीके से, मतलब प्रोडक्ट्स बनवाएं जिससे कि ये कंडीशंस ना रखी जाएं। आप 10 रुपये की जगह 100 रुपये मांगे ना, बट वो 6 घंटे को आप 2 घंटा कर दीजिए, या 500 रुपये मांग लीजिए, ज़्यादा मांग लीजिए, या ईमानदारी से बता दीजिए कि कवरेज क्या है। करेक्ट। अच्छा, अब हरीश से पूछते हैं। हरीश, एक बात बता, पैसे से भी कमाता अच्छे, तेने इंश्योरेंस ले रखा है, क्यों नहीं ले रखा है? सर पढ़ा लिखा है, कुक है, हर चीज़ करते हैं, पैसे भी है, पर फिर भी इंश्योरेंस नहीं ले रखा। तो एक बात बताओ, जितने भी लोग हमको, जो ऑडियंस देखेगी, जितने भी गांव में लोग रहते हैं, क्या उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए? और तो लेना चाहिए तो कैसे लेंगे और कहाँ से लेंगे? ये बात एकदम सच है दैट जो गांव है, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ हैं इंडिया की, या एक पर्टिकुलर इनकम तबका है जहाँ पे इंश्योरेंस बहुत कम है, जहाँ पे इंश्योरेंस की समझ नहीं है। ज़रूरत और एहसास तो होने लगा है, खास करके कोरोना के समय के बाद में अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, तो ये एहसास तो होने लगा है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों को कि थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें, इंश्योरेंस के बारे में सवाल करें, थोड़ा खुद से जागरूक बने। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकें जिससे कि लोग सवाल करें। टियर 3 टियर 4 या गाँव में डीमैट अकाउंट्स बहुत बड़ी संख्या में खुल चुके हैं, एसआईपी बहुत बड़ी संख्या में चल रही है, एलआईसी बड़े शहरों में कम, छोटे शहरों में ज़्यादा चला है। गारंटी शब्द का जो जादू है वो उन शहरों में ज़्यादा चला है, फ्री का भी उन शहरों में ज़्यादा चला है। ऐसा नहीं है कतई कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है पे करने की या प्रीमियम भरने की, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें, उनके लिए वैसे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस नहीं हैं या नहीं बन सकते जो कि अफोर्डेबल भी हों। हैं वैसे प्रोडक्ट्स, बड़ी तादाद में हैं, बट आई थिंक अगर ये लोग थोड़े और जागरूक होंगे, खुद की रिस्क को समझेंगे और सही सवाल करेंगे, दे विल गेट इट। सबसे मेन रूट कॉज है सर एजुकेशन, कि लोगों को एजुकेशन सही नहीं मिली है, चाहे कुछ भी हो। और जो अपन गांव की बात कर रहे हैं, तो गांव के अंदर हर जगह बैंक होता है, हर गांव में एक बैंक मिल ही जाएगा। अब बैंक में एक पाया जाता है इंश्योरेंस एजेंट, अब होते हैं उसके टारगेट। अब वो अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में वन टाइम पॉलिसी उनको बेच देता है, समझाता नहीं है कि भाई कि ये लाइफ इंश्योरेंस है चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको तो सर, आपने आज 1 लाख रुपए दिए हैं, आपको 5 साल में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो ऐसी गणित बताता है, और ब्रांच मैनेजर भी बताता है कि ठीक है सर, आप ये ले लो, ओके है। वो ब्रांच मैनेजर को पता है 10 साल बाद मैं इस ब्रांच में नहीं रहूँगा, कोई मेरे को पूछने नहीं आएगा। और ये पता नहीं कितने ही सालों से ये ऐसा स्कैम चला जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मारा जाता है गाँव वाला। मैंने वीडियो भी बनाया है इस पे, और बहुत बात भी करी मैंने इसमें, कि हर व्यक्ति जो भी पॉलिसी ले रहा है और जो आपको पॉलिसी बेच रहा है, अगर साइन कर रहे हो उस पेपर पे, तो उस पेपर को 50 जगह पढ़ा दो कि भैया मैं यार ये एक साइन करने वाला हूँ, ये मेरे को इंश्योरेंस बेच रहा है। अगर आपने 50 बार नहीं पढ़ाया, लोगों को 50 बार नहीं पढ़ाया, तो वो पैसा आपका 100% डूब जाएगा। करेक्ट सर। अब कंडीशन की बात आ गई, तो एक बात बताओ कि अगर मैंने पॉलिसी ले ली कोई, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो इसका मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा सब कुछ कवर हो गया, आई एम डन विथ ऑल द थिंग्स।
क्या ये स्कैम है मेरे लिए, या मुझे सतर्क होने की आवश्यकता है? सतर्क होने की आवश्यकता से ज़्यादा इसको आप इस तरीके से सोचिए कि आपको, जो आप कह रहे हैं ना, जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको सवाल करने की ज़रूरत है। एक कारण है अभिषेक जी, जिसके कारण इंश्योरेंस की प्रीमियम हर साल ली जाती है। एक कारण है जिसके इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो रेगुलेटर उतना ही सशक्त है जितना कि सेबी सशक्त है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स के लिए। आपने कभी भी सुना है कोई इंश्योरेंस कंपनी डूबी है? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ शायद। इंश्योरेंस कंपनीज नहीं डूबती। नहीं डूबती। आपने सुना है बैंक डूबे हैं? बैंक तो डूबते हैं, है ना? बैंक तो रातों रात बंद हो जाते हैं। बैंक बंद होता है। इंश्योरेंस कंपनीज डू नॉट डाई, हाँ। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज के पीछे में रेगुलेटर इतना सशक्त है, उनके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग हैं, that fundamentally you will never have a problem in getting your dues if they are right. प्रॉब्लम ये होती है ना कि हमारी आशाएं शायद कहीं और हैं और सच्चाई कहीं और है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल वही गैप है, इंश्योरेंस कंपनीज को भी अपने क्लेम्स के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस डायरेक्शन में बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग इन इट, IRDA is working towards it, many insurance companies are working towards it, intermediaries are working towards it, we have technology that is working towards it. Very, very large companies, ex-founders, including the ex-founders of Infosys, are working on things like National Health Claims Exchange, right? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि experience of claims will improve, right? तो ये एक स्कैम नहीं है कतई भी। इंश्योरेंस, लाइक आई सेड अर्लियर, इंश्योरेंस इज अ मस्ट, but at the same point in time, it's important to be aware, to ask those questions. हर साल प्रीमियम भरने का मतलब ये भी है कि आप हर साल सोचिए, सवाल कीजिए कि क्या आपके पास सही पॉलिसी है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मेडिकल इन्फ्लेशन, हेल्थ इन्फ्लेशन इज़ एनीवेयर अराउंड 14%। इट्स ऑलमोस्ट द 2x ऑफ द ग्रोथ ऑफ GDP ऑफ इंडिया। हम उस उतनी स्पीड पे ग्रो नहीं हो रहे हैं जितनी स्पीड पे कहीं ना कहीं कुछ और ग्रो हो रहा है। अब तो इस पर भी तो सैलरी भी नहीं बढ़ती है किसी की। हाँ, सैलरी भी नहीं बढ़ती इस सहूलतों का। अच्छा, क्लेम की बात आ गई, ये तो ना कैशलेस क्लेम आजकल कुछ सालों से ज़्यादा चलन में है कि आपको एक कार्ड दे देंगे, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, और ऐसा ही बोला जाता है बाकायदा, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, बेधड़क आप एडमिट हो जाओ, आपका सारा पैसा कैशलेस हो जाएगा, पूरा क्लेम हो जाएगा आपको। तो ये भी एक मिथ है या एक सच्चाई है कि कैशलेस क्लेम एग्जिस्ट करता है? कैशलेस क्लेम बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और कैशलेस क्लेम करीब करीब इंडिया में लगभग 30,000 हॉस्पिटल्स में कैशलेस क्लेम्स एग्जिस्ट करता है। उसके मायने ये हैं कि आप हॉस्पिटल में जाएं, अपनी चॉइस के हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे इलाज कराएं, एंड योर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस विल बी टेकन केयर ऑफ। इसमें सच्चाई ये भी है अभिषेक जी कि ये प्रोसेस में करीब करीब एक समय था आज के 2-3 साल पहले, और कई जगह पर अभी भी शायद, कि काफ़ी घंटे लगते हैं डिस्चार्ज होने के बाद में, कि मतलब उसमें 6 घंटा 8 घंटा मतलब सब हो गया है, बट 6 से 8 घंटे तक इंतज़ार कर रहे हैं डिस्चार्ज होने का, क्योंकि कैशलेस क्लेम अप्रूव नहीं हुआ है। राइट। इसमें IRDA ने एक तो पिछले साल एक नॉर्म रिलीज़ किया था, कैशलेस एवरीवेयर। हर अस्पताल में, चाहे वो कैशलेस का टाइप है चाहे नहीं है, उसको कैशलेस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ओके। कंडीशन एक ही है कि आप 2 दिन पहले इंटीमेट कर दें इंश्योरेंस कंपनी को कि आप इस अस्पताल में जा रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट। जहाँ पर पॉसिबल नहीं है 2 दिन पहले, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, बट अगर उनका कैशलेस टाइप नहीं है, वहाँ पर कैशलेस नहीं हो पाएगा। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। जो मैं कह रहा था आज से कुछ साल पहले 8-10 घंटे लगते थे, वो चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है 3 से 4 घंटे में। रेगुलेटर ने ये भी निकाल दिया है कि 3 घंटे के अंदर में आपको कैशलेस अप्रूव करना ही पड़ेगा। रेगुलेटर ने बोल दिया है, क्या इसका पालन हो रहा है उतना? शायद नहीं। बट देखिए, आप इसको देखिए कि वो उस दिशा में जा रहा है, आ रहा है। What is not known is the fact that it is not just about insurance companies clearing the claim in 3 hours, 2 hours, 4 hours. It's also about some support coming from the hospitals. When I hear it from the side of insurance companies, there are genuinely the other side of problems also that come up. सौरभ जी, बहुत बहुत बेसिक सवाल करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रोसीजर बना दी कि ये हमारी पॉलिसीज़ हैं और ये पॉइंटर्स है, ये टर्म्स एंड कंडीशन ये है।
अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, आप जाओ सिंगल क्लिक पे वो पॉलिसी बाय कर लो। मान लो कोई बंदा है XYZ, उसको कोई प्री डिजीज है, उसने पूछा आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, उसने बोला नो करता हूँ, मैं ड्रिंकिंग भी नहीं करता हूँ, स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, मेरे को कोई प्री डिसीज भी नहीं है। ओके 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 ओके, 50,000 का चेक काटा, पॉलिसी आ गई। फिर वही बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अब ये सिचुएशन जिनका क्लेम पास नहीं हो रहा उनके साथ तो होती ही होती है। इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि आपने तो बोला कि भैया कि हमारे तो हमने तो लिखा था, आपने पढ़ा नहीं और आपने सही जवाब नहीं दिया, आपने पॉलिसी बाय कर दी। तो यहाँ पे क्या है, एक मीडिएटर की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये प्रोसेस होना कैसे चाहिए? देखिए इंश्योरेंस जो है वो अभिषेक जी एक एक प्रिंसिपल पर आधारित है। मतलब इसकी फाउंडेशन इज ऑन फेयर डिस्क्लोजर्स ऑन ऑल साइड्स। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक थिक डॉक्यूमेंट होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि इन फेयरनेस इंश्योरेंस कंपनीज अपनी तरफ से सब डिस्क्लोजर उसमें लिख दिया है। बहुत मुश्किल है काम आदमी के लिए उसको समझना। हम्म। एंड मैं भी उसी तरीके का एक आम आदमी, हम सब उसी तरीके हैं कि वो उस डॉक्यूमेंट को समझना, कंठस्थ याद रखना तो भूल ही जाएं, बट उसको समझना, उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लिखे होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बट एक ड्यूटी के तौर पे उन्होंने वो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में, तो एक सत्य जो है वो वहाँ है। हम्म। दूसरी जो एक आशा है पॉलिसी खरीदने के वक्त में पॉलिसी होल्डर से, वो ये है कि जो पूछा गया है उसका सही में जवाब दे दें। एक कहीं ना कहीं इसमें डर भी है लोगों को कि अगर हम बता दें तो हमें क्लेम नहीं मिलेगा। ये बहुत आम डर है, आम सोच है ये। बट ये सोच से शायद सोसाइटी को ऊपर आने की जरूरत है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर आपने गलत बताया तो आपको क्लेम तो नहीं मिलेगा। ये आप 90% मान के चलिए कि अगर आप छुपाए कुछ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी तो इवॉल्व हुई हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फैक्ट फाइंडिंग, है ना, तो वो उसमें इवॉल्व हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज को दिमाग से निकालने की बहुत जरूरत है कि हम छुपा के चले जाएं, हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल कुछ नहीं छुपाना है, ज्यादा बता दीजिए चलेगा, क्योंकि आज आप प्रीमियम दे रहे हैं, बट जब क्लेम्स का वक्त आएगा तब बहुत जरूरी है कि उस समय आप ये सवाल ना किया जाए कि आपने हमें बताया नहीं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा है कि वो गाड़ी के इंश्योरेंस की तरह नहीं, कि मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, आपकी गाड़ी ठुक गई, और फिर आपने किसी इंश्योरेंस एजेंट को बोला कि मेरा रिन्यूअल कर दे और फिर मेरे को इजीली क्लेम मिल जाएगा उसका। पर हेल्थ इंश्योरेंस में शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सेम मोटर इंश्योरेंस में भी सेम है अभिषेक जी, कि उसमें क्या होता है कि अगर वहां पर भी टेक्नोलॉजी बहुत हद तक इवॉल्व हो गई है। अगर आपकी देखिए, अगर क्लेम तो आपको मिलता है, बट अगर क्लेम आपने कुछ समय तक, मान लीजिए 2 महीने बाद बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है कि क्लेम ना मिले। हो सकता है कि रिलेशनशिप या पुश की वजह से या एक कहानी रच दी जाए, उसके बेसिस पे क्लेम मिल जाए। बट सच ये है कि 2 महीने बाद इंटीमेट करके आपको वो क्लेम मिलेगा उस एक्सीडेंट का, ये सही नहीं है। तो कानूनन तो नहीं मिलना चाहिए, हम्म। बट मिल जाता है, हो जाता है। वो कारण नहीं बनता हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस में ये सोचने की कि वहां भी मिल जाएगा। हेल्थ में इंश्योरेंस का क्लेम आपको इमीडिएटली चाहिए ना। और गाड़ी में अगर कुछ लग गया तो आप, अधिकतर लोग चलते हैं, हाँ ठीक है यार 4 महीने बाद देख लेंगे, राइट। बट डिफरेंस है। अच्छा, तो लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों को अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया है? देखिए लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली, एकदम सिंपल तरीके से देखें तो लाइफ की रिस्क के अगेंस्ट में लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ की रिस्क दो तरीके की, डेथ रिस्क, परमानेंट डिसेबिलिटी। ये दो तरीके की रिस्क आती है लाइफ में। और हेल्थ में कुछ भी बीमारी हुई किसी भी तरीके की, वो कवर होती है हेल्थ में, यानी कि डेथ नहीं होता है कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होता है कवर। बीमारी हुई, और बीमारी में भी अधिकतर करके हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर वाली चीजें कवर होती हैं। वैसी चीजें नहीं कवर होती जो कि, मतलब सिंपल वायरल फीवर हुआ तो वो नहीं कवर होता है। तो फिर टर्म इंश्योरेंस क्यों आया? टर्म इंश्योरेंस इज डेथ इंश्योरेंस। तो फिर लाइफ इंश्योरेंस भी डेथ इंश्योरेंस, हाँ। टर्म इंश्योरेंस भी डेथ इंश्योरेंस? No. So term insurance is basically an insurance to give the insured family a certain amount of money upon the death of that insured person. ओनली डेथ? Only that. उसमें पैसा मिलता है वापस? बिल्कुल मिलता है उसमें। तो करीब करीब आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे
तो 98.7% क्लेम्स वर ऑनर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस। आप क्लेम्स की बात कर रहे हैं ना, तो अभिषेक जी करीब करीब जो नेट प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज को जाता है ना, उसमें से करीब करीब 78% उस नेट प्रीमियम का, नेट प्रीमियम यानी कि एडजस्टेड फॉर जीएसटी ओनली, 78% उस इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम्स में दिया जाता है। ये आंकड़े हैं, असली आंकड़े हैं। 9 करोड़ क्लेम आए थे पिछले साल, 9 करोड़ क्लेम, उसमें से करीब करीब 7.25 करोड़ क्लेम पास किए गए। ये वही चीज होती है जहां पे कि जब चीज हो जाती है, यानी कि आपने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया, तो क्या उसके बारे में आप बताएंगे कि आपने कर्तव्य पूरा किया? नहीं, आपके आसपास वाले भी नहीं बताएंगे। बट आपने नहीं किया तो जो आवाज बाहर आती है, वो आवाजें वो आती हैं बाहर जब क्लेम नहीं मिलता है। अच्छा, इंडिया में कितने परसेंट लोग होंगे जो इंश्योरेंस करवाते होंगे? मतलब 140 करोड़ लोग हैं हम, तो कितने परसेंट लोग होंगे जो इंश्योर्ड होंगे? दो तरीके से देखना है। अगर आप पूरे 140 करोड़ के बेस पे देखेंगे अभिषेक जी, तो इसमें करीब करीब मोटे तौर पे करीब 35 करोड़ के आसपास के लोग हैं, 35 से 40 करोड़ लोग जिनके पास में इंश्योरेंस है। इसका ऑफिशियल नंबर नहीं है, बट ग्रुप इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस को इकट्ठा करके करीब करीब 35 से 40 करोड़ के बीच में आंकड़ा। 100 करोड़ लोग इंश्योर्ड नहीं है अभी भी, लगभग लगभग। हाँ, तो अगर आप 140 करोड़ को देखेंगे ना, तो उसमें से 18 से कम के और ओवर एज्ड या कोमॉर्बिडिटीज वाले जो लोग हैं, या विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स बिलो पॉवर्टी को अगर आप बाहर रखेंगे, तो हम करीब करीब बात कर रहे हैं एक इंश्योरेबल बेस की, जो कि करीब करीब 80 करोड़ के आसपास आता है, 75-80 करोड़ के आसपास का बेस आता है। उसमें से करीब करीब 40 करोड़ लोगों के पास में किसी ना किसी तरीके का बीमा तो है। अधिकतर करके लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद में हेल्थ इंश्योरेंस, है कोई ना कोई बीमा। परेशानी ये है ना कि बीमा बहुत कम है। जो अंडर इंश्योरेंस जिसे कहते हैं ना, वो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू नॉट कवर्ड एट ऑल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और ये 4-5 दिन पहले की है, जो जो मेरे ड्राइवर के साथ में हुआ कि उनका एक कज़न है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, कहीं पे पार्किंग में रोकी, ब्रेन हैमरेज हो गया। और जो उनके साथ थे, गाड़ी के जो ओनर थे, वो लेके गए उनको हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ने बिल बताया 26 लाख का। अच्छे खासे लोग 26 लाख नहीं दे सकते, मैं ब्रेन हैमरेज की बात कर रहा हूँ। 26 लाख तो नहीं हो तो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। दूसरे हॉस्पिटल में खर्चा तो आ गया 2-3 लाख का, ठीक है, बट वो इंसान नहीं रहा। अब प्रॉब्लम ये है, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि क्या 26 लाख में इंसान की जिंदगी बच जाती, शायद, मुझे नहीं पता, राइट, बट चांसेस शायद ज्यादा होते। राइट, हो सकते थे। तो जो जो गैप है 26 लाख और 2 लाख वाला, जो हॉस्पिटल का गैप है, उसके बीच में भी एक दुनिया है। शायद वहां पे भी प्रोबेबिलिटी शायद ज्यादा होती, पर वो इंसान नहीं रहा। 3 यंग डॉटर्स, 8 साल से 16 साल के बीच की 3 बेटियां हैं, गांव से है, यूपी के एक, और वाइफ तो मतलब 10th पास भी नहीं है। एक आंकड़ा है, गवर्नमेंट का रिलीज डेटा है एक और, इंडिया इज द बिगेस्ट, जो कैंसर के केसेस आते हैं इंडिया से, वो दुनिया में सबसे ज्यादा आते हैं। और करीब करीब 18 लाख कैंसर केसेस डिस्क्लोज्ड, डिक्लेयर्ड, डायग्नोस होते हैं इंडिया में सालाना। 18 लाख। बाप रे। ये डिस्क्लोज्ड ऑफिशियली जो आ रहे हैं बाहर, उनकी बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितने जो नहीं आ अनऑफिशियल रहा होंगे, उनका कोई कह क्या नहीं उनका सकता। कह ही नहीं सकते। ये 18 लाख डायग्नोस्ड हैं। इसमें से करीब करीब 70% केसेस एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच जाता है ना कैंसर, तब डायग्नोस होते हैं, 4th स्टेज पे आता है, पता 4th स्टेज पर। इसमें से ये जो पूरे कैंसर आया है 18 लाख, उसमें से 43% केसेस में क्राइसिस फाइनेंसिंग होती है, इंश्योरेंस नहीं होता है तो इनसफिशिएंट होता है। 43% ऑफ दीज केसेस, दीज फैमिलीज हैव टू बोरो मनी इन अ क्राइसिस सिचुएशन। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। ये एक सच है। और इसी के साथ में दूसरा सच ये है कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी आ चुका है। वो क्या है इम्यूनोथेरेपी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण वी हैव नाउ, साइंस हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट कैंसर 15 ईयर्स बिफोर। ये कैंसर को पैदा होने में 5 से 30 साल के बीच में लगता है। ये ऑफिशियल नंबर है, इसको एवरेज आप समझ लीजिए 15 साल।
एआई ने ये सोल्यूशन बना दिया है कि 15 साल पहले पता लग जाएगा कि इंसान को कैंसर होने वाला है क्या, और मजे की बात यह है कि 15 साल पहले ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, स्टेज 4 जो 70% केसेस हैं, एंड वेयर हैज मेडिकल साइंस रीच्ड। बट यू नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट? इट स्टार्ट्स एट 20 lakhs। 20 लाख से शुरू होता है इसका ट्रीटमेंट। अब मुझे ये बताइए कि किसी के घर में ये जांच करके पता चलता है 15 साल पहले कि उनको कैंसर होने के चांसेस हैं, क्या कोई भी ऐसा इंसान है जो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा? कौन कराया? बट करवा पाएगा क्या? क्योंकि कॉस्ट तो 20 लाख है। छोड़ देगा, बोला छोड़ दो, कोई बात। छोड़ दो, बट अगर इंश्योरेंस होगा तो करवाएगा। हाँ, करवाएगा। तो इसमें कॉमन सवाल है, सब लोगों का मानना है कि अगर हम एक 5 लाख का इंश्योरेंस एक कंपनी से ले लिया, 15 लाख का इंश्योरेंस बी कंपनी से ले लिया, 30 लाख का इंश्योरेंस सी कंपनी से ले लिया। और शायद थोड़े दिन पहले मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति का क्लेम पास नहीं हुआ बिकॉज उसने 3 कंपनी से इंश्योरेंस ले रखे थे और डिस्क्लोज नहीं किए। तो क्या ये रियलिटी है, वो पेपर में जो है वो सच है, या आपको एक ही कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहिए? नहीं, आप अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और आपको आप डिस्क्लोज करना, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई और इंश्योरेंस है, उस समय आपको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर आपने उस फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं किया तो ये गलत है। बट केवल ये कि आपके पास 3 कंपनी से इंश्योरेंस है, इस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो कौन सा इंश्योरेंस मिलेगा आपको? 5 लाख वाला मिलेगा, 15 लाख वाला मिलेगा, या 30 लाख वाला मिलेगा? अच्छा, वैसे देखिए, इसमें आपके पास आज़ादी है। आपके पास मान लीजिए 3 हेल्थ इंश्योरेंस है, वैसे होते नहीं है, बट मान लीजिए कि 3 कंपनी से 3 हेल्थ इंश्योरेंस है। आपकी जिससे मर्जी आप ले सकते हैं उसमें अपना कवर। आप चाहें तो एक ही क्लेम अमाउंट को तीनों में बांट सकते हैं, इक्वल भी बांट सकते हैं, प्रोपोर्शनेट बांट सकते हैं, और एक कंपनी से पूरा भी ले सकते हैं। तीनों से मिल सकता है आपको? बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। अब एक सवाल करो, जवाब दीजिए कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए जो सफिशिएंट हो आने वाले 5-10 सालों के लिए? आज 2025 चल रहा है तो 2035 तक मान के चलते हैं, अपन 10 साल की बात करते हैं। तो कितना हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट होना चाहिए कवर? देखिए, इसकी शुरुआत होती है मेरे हिसाब से कम 10 लाख का कवर होना ज़रूरी है। मिनिमम 10 लाख मान। मिनिमम 10 लाख किसी भी सूरत में होना ही चाहिए, क्योंकि 10 लाख का मतलब है कि आप 2035 तक मेरे से सवाल पूछ रहे हो, और मैं खुद भी सबको, हम सब लोग को ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम, और कुछ नहीं ना तो 10 साल का तो व्यू रख के चलिए। इसलिए मैंने 10 साल का ली। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो वो कवर अमाउंट, और मैं अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रख के अभिषेक जी कह रहा हूँ कि 10 लाख होना चाहिए, बट नथिंग लेस देन 10 lakhs। इनफैक्ट अगर कोई 10 लाख भी ले रहा है तो मेक श्योर कि आप उसके साथ में टॉपअप भी ले रहे हैं। टॉपअप इसलिए कह रहा हूं मैं कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से टॉपअप कम्स फॉर मच लेसर। उसमें डिडक्टेबल का अमाउंट होता है कि 10 लाख के ऊपर के क्लेम उस पॉलिसी से कवर होंगे। देखिए, इंश्योरेंस कभी भी कोई भी मलेरिया चिकनगुनिया के लिए नहीं लिया जाता है, और लेते हैं तो फिर वो सोच ठीक नहीं है। इंश्योरेंस हमेशा लिया जाता है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए। सो ये जो 14% का आंकड़ा है ना, और ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, मतलब 14% जो मेडिकल इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये 10 लाख 5 लाख से कम हो जाएगा 5 साल में। आराम से। क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन जो हेल्थ केयर है ना, वो 2 चीज़ से चल रही है। एक तो एक तो वो जो कि हमेशा से सेम ट्रीटमेंट हो रहा है, एंड देन देयर इज मॉडर्न ट्रीटमेंट विच इज हैपनिंग, जैसे मैंने आपको इम्यूनोथेरेपी का एग्जांपल दिया। सो जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है अभिषेक जी, वो ऐसा चल रहा है सौदात का। मेडिकल साइंस में इनोवेशन हो रहा है ना, स्टेप ऑफ स्पीड तो से। रोबोटिक ट्रीटमेंट जो हो रहे हैं, रोबोटिक ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव। एक आम आदमी क्या सोचता है अगर कभी घर में कोई बीमार होता है? विल यू नॉट पिक द बेस्ट हॉस्पिटल? आप बाय डिफॉल्ट शायद कोशिश करोगे, इफ नॉट बेस्ट, शायद शहर के वन ऑफ द बेस्ट में जाओगे। राइट। खोज लग जाती है, खोजबीन चालू हो जाती है कि सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, सबसे अच्छा हॉस्पिटल भी चाहिए, सबसे अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, अब साथ में रोबोटिक ट्रीटमेंट या मॉडर्न ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो फिर द कॉस्ट विल बी हाई। तो क्या होता है कि हमें इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का एस्पिरेशनल इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम हम बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, यानी कि हम रियल टर्म्स में जो ग्रो हो रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे एस्पिरेशन हमें वहाँ लेके जाते हैं। राइट। हम कोई रोटी, कपड़ा और मकान वाले लोग नहीं रहे अब।
बिल्कुल भी नहीं रहे, बिल्कुल नहीं वो है। सब ऊपर हमारी उड़ गया शुरुआत इंडिया। होती है गार्लिक नान से, अगर इंडियन कुजीन में बात करेंगे तो। एब्सोल्युटली राइट। फार्म हाउस की चर्चा हो रही है, सेकंड होम थर्ड होम की बात हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल दैट ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज इज इंक्रीजिंग एट वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड। दैट्स द रियलिटी, राइट? सो यही सच है मेरे हिसाब से कम 10 लाख से शुरू होकर के एक टॉपअप लीजिए 15 लाख का, तो अपने आप को 25 लाख तक कवर कीजिए। हर 3 से 4 साल में वापस से असेस कीजिए कि आपका कवर एडिक्वेट है कि नहीं है। सवाल कीजिए और निडर होके अपने कवरेज को बढ़ाइए, निडर होकर के अपने आप को अच्छा प्रोटेक्ट करिए। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोटेक्ट व्हाइल यू ग्रो। देखिए, एक इन्फ्लेशन की पॉजिटिव साइड ये है कि हम अपने आप ग्रो हो रहे हैं। राइट, अपने आप ग्रो हो रहे हम हैं, अपने आप ग्रो हो रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एग्जैक्टली हम अपने आप ग्रो हो रहे हैं। इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो हो रही है ना कि आम आदमी जो है वो उससे डबल ग्रो होता है, बट कम से कम जितना देश ग्रो हो रहा है उतना तो सब लोग ग्रो हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ना सबसे बड़ी बिल्डिंग मॉल होती है। मतलब अगर आप देखोगे, पहला बिजनेस मॉल का बिजनेस, सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। और दूसरा आता है हॉस्पिटल। मेरे को नहीं लगता शायद उससे बड़ी कोई बिल्डिंग होती होगी। दो ही सेगमेंट है जो सबसे खतरनाक बूमिंग पे है। पूरा पैसा वैसा कमा के खर्च करने मॉल में जाते हैं, पूरा पैसा वैसा कमा के लास्ट में अपन जाते हैं हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा खर्चा करने। तो बेटर है कि हेल्थ इंश्योरेंस पहले ही ले लेना चाहिए, बहुत जरूर। हाई कवरेज के साथ लेना चाहिए। हाई कवरेज। अच्छा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात अपन कर रहे हैं और स्कैम की बात ना करें तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसा कौन से स्कैम होते हैं सर जो वास्तव में लोगों को आज नहीं पता है और कोई बताना भी नहीं चाहता? अगर आप उसके बारे में कुछ बेबाक और बेधड़क बोल सकें। जरूर। इनफैक्ट एक जो बहुत बड़ा, मैं थोड़ा सा रिवर्स तरीके से आपके सवाल का आंसर दूंगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ना सबसे बड़ा स्कैम ये है कि जिनको क्लेम मिलते हैं उनकी आवाजें बाहर नहीं आती हैं। आपके शुरू से मेरे से सवाल ये रहे कि क्लेम मिलता है नहीं मिलता है, मतलब हम इसमें निडर होके खरीदें कि नहीं, मतलब डर बहुत ज्यादा है। तो सच सबसे बड़ा जो है, जो छुपा हुआ है, जो बाहर नहीं आ रहा है, वो यही है कि क्लेम मिलता है। ये सच है। और बहुत बड़ा सच है अभिषेक जी की इंश्योरेंस उस समय रहता है आपके साथ जब शायद ना कोई इंसान ना कोई एसेट हो आपके साथ में। हमें पर्सनली ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पता हैं जहाँ पे कि 20,000 भी बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है फैमिलीज के लिए। हमने वहाँ उनकी हेल्प करी है। और ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पे कि 4-4, 5-5 करोड़ मिले हैं। मतलब आप ये देखिए कि करीब करीब 95% लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स 30 दिन के अंदर सेटल होते हैं। ये इंडस्ट्री का स्टैट है। 30 डेज में सेटल? 30 डेज के अंदर में वाह। सेटल होते हैं। किसको पता है? किसने चर्चा करी है इसके बारे कोई नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम भी डरे हुए हैं। में? हाँ। बट दैट्स अ फैक्ट। बट ये होता है ना कि अगर देखिए इंश्योरेंस में ना डरने की भी इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि देयर इज़ अ प्रोसेस। एक रेगुलेटर, बहुत सशक्त रेगुलेटर है ये, आईआरडीए। इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट तक में रेगुलेशन है कि किस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट बनाए। गलत एडवर्टाइजमेंट अगर कोई बनाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज पे पेनल्टी तक लगती है, इंटरमीडियरीज तक पे पेनल्टी लगती है, एड्स बड़ी भी नहीं बना पेनल्टीज सकते लगती हो, है। राइट। बिल्कुल। हर एक पॉलिसी जो बनती है वो पॉलिसी पहले रेगुलेटर अप्रूव करता है, ऐसे ही नहीं बन जाती इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, इट इज़ अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री। एंड आई थिंक जैसे कहते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, इंश्योरेंस ज़रूरी है। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म के बारे में और देख रहा था मैं। एक प्लेटफॉर्म वाले ने बोला कि पहले हमने लोगों से बोला कि एम्बेडेड इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एम्बेडेड इंश्योरेंस मतलब कि कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जाते हो और कुछ बोलते हो मेरे को ये खरीदना है, वहाँ पे बोलता है कि क्या यू वुड लाइक टू टेक इंश्योरेंस फॉर 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज़। तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट उस पर क्लिक नहीं करते हो। तो क्लिक नहीं करते हो और आप आगे करके प्रोसेस कर देते हो। तो एक फाउंडर से पूछा गया कि मतलब आपने, आपका रेवेन्यू इतना कैसे बढ़ गया, ऐसे कैसे हो गया? तो उसने बोला कि हमने क्या किया, हमने लोगों को ऑप्ट इन करने का ऑप्शन नहीं दिया कि आप उस पर क्लिक करो। हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया कि ये ऑलरेडी है। अब आदमी हटाता नहीं है वहाँ से, तो ये भी तो एक चीटिंग हो गई। तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक अलग ही ट्रैवल का हो गया है। चाहे आप, आई थिंक ट्रैवल का ही सबसे ज़्यादा है, ट्रैवल के अंदर इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा है। तो इज दिस ए चीटिंग? क्या बिना सहमति के लोगों से लेना चाहिए इंश्योरेंस या नहीं लेना चाहिए? करीब करीब 3 साल पहले तक ऐसे ही होता था जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ ऑप्ट आउट होता था, यानी कि प्रीटेक्ट होता था।
करीब 3 साढ़े 3 साल पहले ये रेगुलेशन आया, जिसके बाद में अब ऐसा नहीं है, अब ऑप्ट इन हो गया है। अगर अब आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आपको उसमें टिक मार्क करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट मुद्दे की बात यह है कि ये इंश्योरेंस जो है, ये 2 रुपया 10 रुपया, क्या ये इंश्योरेंस अभी भी लेना चाहिए? क्या ये सही है? इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है लोगों को, फिर उनको पढ़ने के बाद उनको अगर ठीक लगता है तो लें। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये बहुत ज़्यादा कंडीशनड हैं एंड नहीं लेना चाहिए। अच्छा, फिर एक सवाल और आ गया मेरे यहाँ पे। अब जैसे मान लो हेल्थ इंश्योरेंस भी ले है किसी ने, लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखा है किसी ने, और टर्म इंश्योरेंस भी ले रखा है, वैसे ही उसकी बहुत प्रीमियम जा रही है, मान लो 1 लाख रुपए प्रीमियम जा रही होगी सब में, और फ्लाइट का ट्रैवल आजकल बहुत बढ़ गया है। जी। फिर वहाँ पे पूछते हैं कि सिक्योर ट्रैवल करना है कि अनसिक्योर ट्रैवल करना है, वहाँ पे भी पैसे की बात कर रहे हैं, तो फिर वो वाला इंश्योरेंस क्यों लें? उसमें आपका सवाल एकदम सही है। जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स उस ट्रैवल इंश्योरेंस जो कवर करता है अधिकतर, वो जो आपका नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, वो है कि क्या आपका अगर बैगेज लॉस हो गया तो, अगर आपकी फ़्लाइट डिले हुई और आपकी आगे की अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो मिस हो गई तो, या फिर अगर कई बारी जो राइड हेलिंग ऐप्स हैं, जो 2 रुपये 3 रुपये वाले इंश्योरेंस देते हैं, अगर वो टैक्सी को कुछ हो गया जिसके कारण आपकी फ़्लाइट मिस हो गई तो, ये वाले जो इंश्योरेंस है इस तरीके के, ये एडिशनल होते हैं उसमें, जो कि आपके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके पास है अलग, उनमें नहीं होता है कवर। अच्छा, ये मतलब लाइफ वाला इंश्योरेंस नहीं है ट्रैवल के अंदर? मतलब इसमें वो भी होता है, कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वो भी होता है, बट जो एक लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उनमें नहीं होती हैं। फ्लाइट डिले, बैगेज कवर, बैगेज लॉस, पार्शियल बैगेज लॉस, योर लैपटॉप लॉस, ऑल ऑफ दोज़ काइंड ऑफ बट लाइफ वाला जो डेथ वाला है तो वो फ्लाइट के अंदर होगा, या वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर लाइफ इंश्योरेंस है आपके पास, हाँ, तो आपकी कहीं पर भी डेथ होती है वो कवर्ड है, चाहे वो फ्लाइट में हो। एक वो ओ माय गॉड वाला भी इंसिडेंट बता दो ना, कि वो गॉड एक्ट वाला, क्या ये भी सही है क्या कि गॉड अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई? एक्ट ऑफ गॉड। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड वाला भी सही बात है या नहीं है वो? नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड वाला भी, जैसे जो कैलिफोर्निया में जो अभी, अमेरिका कैलिफोर्निया में जो वाइल्ड फायर्स लगे थे, उसमें काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने एक्ट ऑफ गॉड को इन्फोर्स किया था, इस क्लॉज को, कि उसमें ये कई बारी क्या होता है कि देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज में रिस्क को असेस किया जाता है, वो हर तरीके से सोचते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकती हैं। कई बारी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जो कि इमेजिनेशन में भी नहीं थी। सो उस स्टेज पर ये बोल दिया जाता है कि कई कई जगह पर ये बोल दिया जा सकता है कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। एंड अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में इस तरीके की चीज लिखी है कि एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट कवर्ड, देन इट विल नॉट बी कवर्ड। ये डिस्प्यूट हुआ था, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योर्ड के अगेंस्ट में, यूएस में। ये मसला अभी भी चल रहा है, देखते हैं कहाँ पे सेटल होता है। वाह! अच्छा, अभी तो बताओ, मतलब कंपनीज तो मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस कंपनी देती है वो 15-20 ही होगी, मेरे को जहाँ तक आइडिया है, जो लास्ट एंड इंश्योरेंस देती है। बट जो प्लेटफॉर्म्स है वो बहुत सारे हो गए। हाँ, तो क्या प्लेटफॉर्म वाले भी कुछ एडिशनल थिंग्स दे रहे हैं, और किस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए, ये कैसे आइडिया लगा है? देखिए इंडिया में करीब करीब 59 इंश्योरेंस कंपनीज है, सारी इंश्योरेंस मिला करके। नहीं नहीं, सब इंश्योरेंस एंड वाली जो लास्ट में जो देती है। प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, और अ, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, यानी कि जो एक कंज्यूमर और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच के जो हैं, उसमें प्लेटफॉर्म्स भी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एजेंट्स भी हैं। एजेंट्स यानी कि थर्ड पार्टी एजेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज के खुद के एजेंट्स, ये अलग चैनल्स हैं। फिर उसी की तरह पे बैंक भी आ जाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चैनल्स हैं जो एक ही रास्ते हैं कंज्यूमर और एक इंश्योरेंस कंपनीज के बीच के। सो मेरा पर्सनल व्यू इसमें यह है अभिषेक जी, दैट सबसे पहले कंज्यूमर को अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, वो सवाल पूछें, एक वो ज़रूरत है। चैनल आप कोई सा भी लें, बट आपको जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सवाल करिए, बहुत सवाल करिए, डरिए मत, हर चीज़ के बारे में पूछिए, हर चीज़ डिस्क्लोज़ भी करिए, एंड देन यू कैन पिक व्हिचएवर चैनल यू लाइक। डिजिटल नेटिव पॉपुलेशन होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको कि केवल डिजिटल ही खरीदना पसंद है, तो बिल्कुल देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स। बट हमें वही तो ना, आप बोल रहे हो सवाल करो, तो आजकल तो टेक का जमाना है, कस्टमर सपोर्ट भी इतना कोई खास होता नहीं है।
अगर सही मायने में बात की जाए, क्योंकि आप जब आप चैट करते हो, जब आप फ़ोन पे रहते हो, तो यू आर नॉट गेटिंग राइट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो पीछे एजेंट बैठे हैं दे आर नॉट वेल ट्रेंड कि यार उनको ये बात भी पता होगी, वो बात भी पता होगी। तो फिर कैसे बात संवाद कैसे किया जाए कंपनी के थ्रू कि यार, या तो इसीलिए शायद एलआईसी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि वो लोगों के घर जा जा के बताते हैं, और लोग 15-15, 20-20, 25-25 सालों से टिके हुए हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ? नहीं, आपकी बात बराबर है एकदम। सो ट्रेनिंग ऑनेस्टली इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अधिकतर करके जो एजेंट्स हैं इंडिया में, उनके पास में ट्रेनिंग बराबर नहीं है। दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड, थॉरोली ट्रेन्ड, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नॉर्म्स भी चेंज, देखिए रेगुलेटर ने अमेजिंग काम किया पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया। और केवल ये, अच्छा एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है वो केवल और केवल एंड कंज्यूमर्स के लिए बना है। वो हर उनका डिसीजन जो होता है वो एक पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट को सोच के किया जाता है। एवरी डिसीजन, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट थोड़े रेगुलेशंस और आए ट्रेनिंग के साइड में। मैं ये भी बोलूँ कि शायद पेनल्टीज भी आ जाए तो शायद अच्छा है मिस सेलिंग की। अकाउंट पेनल्टी से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी एक्ट आना चाहिए हर जगह पे, कि अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है तो उसमें अकाउंटेबल होना चाहिए उस आदमी को, कि यार आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग। कि अगर मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से अगर इंश्योरेंस लिया गया है, तो दैट कंपनी हैज़ टू बी अकाउंटेबल, कि यार इस बंदे का क्लेम का सेटलमेंट जो है वो कैसे फास्ट हो सके और कितना जल्दी हो सके, या फिर कुछ और अकाउंटेबिलिटी एक्ट। आई थिंक जो आने वाला समय काफ़ी अच्छा समय होगा फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी स्टैंड पॉइंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। मतलब अब आज की तारीख में कानून तो बैठा है, बट आज की तारीख में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कि अगर किसी की कहीं पर कोई अपनी बॉडी टेस्ट भी करा रहे हैं, फुल हेल्थ चेकअप भी करा रहे हैं, तो आने वाले समय में ऑल ऑफ दैट डेटा विल बिकम एक्सेसिबल। तो यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज भी उस डेटा को देख करके इंश्योर करेंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि आपने चेक करके अगर इश्यू किया है तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। अच्छा, आपकी कंपनी के बारे में लोग कहते हैं कंज्यूमर फर्स्ट इंश्योर टेक, जी, क्या मतलब है इसका? इसका मायने ये है अभिषेक जी कि अ, हमने ना कंज्यूमर के जो पेन पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी कुछ बनाया है। हुँ। हमारी कंपनी ने एक ऐप बनाई है कवरश्योर नाम से। उसमें हम बेचते नहीं हैं फिलहाल इंश्योरेंस, हम आने वाले समय में उसमें लोगों को रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस देंगे। बट हम आज की तारीख में उनको ये बताते हैं कि उनकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या नहीं है। हम उनको ये बताएँगे अगले कुछ महीने में कि विल योर पॉलिसी सर्वाइव अ हार्ट अटैक इन 2030? विल योर पॉलिसी सर्वाइव एन आर्थराइटिस इन 2034? 2 चीज़ें निकल के आती हैं इससे कि क्या आपको रिस्क की समझ है कि क्या क्या कॉस्ट हो सकती है उसकी उस समय पर? लोगों को नहीं पता है। बहुत फंडामेंटली लोगों को नहीं पता है कि यार एक हार्ट अटैक का इलाज कराने के लिए अभी क्या खर्चा लगता है, 2030-32 में क्या खर्चा लगेगा, नहीं पता है साहब किसी को। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो हम ये हमारी ऐप में ये वाले सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं। हम साथ-साथ में उनको ये बताते हैं कि क्या आपकी पॉलिसी जो एक्जिस्टिंग है, वो कवर करेगी या उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और ये हम एकदम अनबायस्ड वे में बनाते हैं। हमारी इसमें कुछ अर्निंग नहीं है। हमारा जो कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच है वो इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं इससे। हम लोगों को जो उनकी जो आज की तारीख में बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ट्रस्ट डेफिसिट की, विश्वास नहीं होता। हम जब से साथ में बैठे हम बात कर रहे हैं यार विश्वास कैसे लेके आएँ इसमें इंश्योरेंस में। तो हमने वो चीज़ बनाई है जिससे कि हम उसमें 4 सीढ़ी लोगों को चढ़ा रहे हैं ऊपर। ट्रस्ट डेफिसिट से कॉन्फिडेंस की एक जर्नी है। हम उस जर्नी में 4 कदम लोगों को हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। वाह सर! अब एक एक सवाल और, एक आखिरी सवाल, कि एक बात बताओ कि ये इंश्योरेंस सेगमेंट जो है वो साल भर के जो प्रीमियम हम बाय करते हैं, यार अच्छा मेरे को खरीदना ही है, तो क्या ऐसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड बन सकता है कि अच्छा मंथली प्रोटेक्शन मेरे को मिला हुआ है, टेंशन नहीं है? जी। ऐसा आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ चेंजेस आ सकते हैं? आज की तारीख में भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं, बट आपका जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या हमें फ्रैक्शनाइज़ हो सकती हैं चीज़ें? क्या हमें ऑन द फ्लाई, ऑन द गो हम खरीद सकते हैं मोर फ्रीक्वेंटली, विथ मोर इन्फॉर्मेशन? तो आंसर योर क्वेश्चन इज़ येस।
बहुत इनोवेशन हो रहा है इंश्योरेंस में। आने वाले समय में आप देखेंगे दैट इंश्योरेंस विल बिकम अ मेन स्टे। देखिए 1960 में करीब करीब जब इंश्योरेंस आया था, तभी इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा वाज $84, $84। आज की तारीख में वो करीब करीब $2500 है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री मोटे तौर पे इफेक्टिवली इंडिया में चालू हुई 2007 से, चल रही है रिसेंटली पहले से। हाँ, बट इफेक्टिवली हाँ, बट इफेक्टिवली जो समझ आई वो 2007-2005 के आसपास में स्टार्ट हुई, जब ओपन भी किया गया एज पर द रेगुलेशंस इंडस्ट्री को। तब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई है। तब से लेकर के अब तक में वो जो इंश्योरेंस आज की तारीख में आप देख रहे हो वो उसी का नतीजा है। 2005 से 10 के बीच के का ही नतीजा है जो आज की तारीख में खड़ी है। अब रिस्क आना चालू ही है। क्यों? क्योंकि अब आप $2500 के ऊपर है। अब जब हाथ में पैसा है तो गंवाने का डर है, राइट राइट। रिस्क फील होती है, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज आने लग गए हैं, तो अब डर है, अब इंश्योरेंस आएगा। बट जिन्होंने इंश्योरेंस अभी तक नहीं लिया है, बेहतर यही होगा कि वो अब इंश्योरेंस। तो क्या ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, लाइफ इंश्योरेंस ले, टर्म इंश्योरेंस ले, कौन सा लेना सबसे बेहतर है कि ये ले लो? तो क्योंकि देखो आप आज सैलरी जो है, इन्फोसिस की मैं बात करूं, पहले 10 साल पहले भी 3.5 लाख रुपए सैलरी थी। कोई बंदा जब ज्वाइन करता था, आज भी उतनी है 3.5 लाख 10-12 साल बाद। कोई स्टार्टअप थोड़ा ज़्यादा पैसे दे देते हैं, तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए देते हैं, पर उनका भी एक थ्रेशोल्ड होता है कि इसके ऊपर बियॉन्ड नहीं जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री इतना ग्रोथ नहीं कर रही है। लाइक तो क्या लेना चाहिए इंडिविजुअल को? इंडिविजुअल पापा मम्मी की नहीं बात करेंगे, इंडिविजुअल आदमी को जो जॉब कर रहा है, जिसके बाद थोड़ा बहुत पैसे आने लगे हैं, तो क्या करे? देखिए मिनिमम इंश्योरेंस जो किसी को लेना चाहिए वो है सिंपल टर्म इंश्योरेंस। वो लेना ही चाहिए। यानी कि सिंपल टर्म इंश्योरेंस के मायने है कि सिंपल डेथ कवर, एक वो लेना ही चाहिए, और यंग एज में लेना चाहिए। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आप यंग एज में लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और आप उसको बहुत समय तक रख सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस अगर एनालिटिकली, अगर बहुत सारे यंग लोग आजकल स्टॉक ट्रेडिंग करके वो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखते हैं। तो एक समझने की बात उसमें यह है कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली 1000 गुना तक रिटर्न दे देता है, हम्म। कभी किसी को ना जरूरत पड़े बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1000-1200 गुना तक रिटर्न देता है वो, अगर आप उसको सही समय पर लें तो। टर्म इंश्योरेंस इज अ मस्ट, एंड अ मिनिमम हेल्थ कवर of 10 lakhs with a top up of 15 lakhs. So total health cover of around 25 lakhs in my view is a must. चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो। समय के साथ आप उसको वहां तक तो पहुंच जाएं कि आप ले लें, क्योंकि अगर सैलरी कम है तो इंश्योरेंस होना और भी ज्यादा जरूरी है। एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है कि जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, क्या वो फायदेमंद होती है कंपनीज के लिए, या वो भी वेस्ट है पैसा? इंडिविजुअल्स के लिए, आपके लिए मतलब है? हाँ, नहीं। सो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा उसमें लिमिटेशंस होती हैं, और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अक्सर करके इसलिए होता है क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए लेके रखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन इंश्योरेंस, क्योंकि आप एक कंपनी से मूव करेंगे या आपके कोई पर्सनल चेंजेस होते हैं, एवरेज तौर पे एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस 3-4 लाख का कवर करता है, जो कि कुछ नहीं है। अच्छा है तो, बट दैट डज नॉट डू अवे कि आप उसमें अपना खुद का ना लें। अपना खुद का होना बहुत ज़रूरी है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया हो, और जो आपने जो चीज़ें बताई है, दैट इज़ एन आई ओपनिंग फॉर एवरीबॉडी। आई थिंक इंश्योरेंस ले लें सब, मैंने तो ले रखा है एक छोटा सी। आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपसे ज़्यादा एंजॉय मैंने किया, और आपने मंच दिया एक बात करने के लिए, सो थैंक यू सो मच।